वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत वर्चुअली शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने की बात कही। स्कूल के छात्र परीक्षाओं के दौरान तनाव मुक्त रह सके, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संवाद कार्यक्रम किया, जिसमें परीक्षा पर चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने भी प्रधानमंत्री के इस वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में शिरकत की और पीएम के संबोधन को सुना। वहीं प्रधानमंत्री का संबोधन खत्म होने के बाद सीएम धामी ने भी स्कूली छात्रों से बातचीत की और अपने स्कूल के अनुभव को छात्रों से साझा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के इन कार्यक्रमों से बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और वे अपनी परीक्षा की तैयारी एकाग्र होकर के करेंगे। बच्चे आने के नहीं, बैठ के मैडम खड़े हो जाइए बच्चे बैठ के नहीं आने के। हमें अपने पेपर की तैयारी के बारे में पता चला कि हम कैसे तैयारी कर सकते हैं और कैसे टेंशन से दूर रह सकते हैं, और हमें बहुत कुछ पता चला कि हमें क्या क्या करना चाहिए जीवन में। उन्होंने भी हमें काफ़ी कुछ बताया मेरे एग्ज़ाम के बारे में। मोदी जी का जो हमारे साथ लाइव सेशन था, उससे हमारा जो स्ट्रेस वगैरह था, जो हमें डर था, वो सब निकल चुका है। डर नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस आ गया अपने अंदर कि हम एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकते हैं। थैंक यू। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक कर्मयोगी हैं और उन्होंने जिस जीवन से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने सामान्य अवस्था से लेकर आज पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता वो बन गए हैं। तो उन्होंने सभी प्रकार की चीज़ों को जीवन में महसूस किया, देखा है। उन्होंने आज हमारे पूरे देश के बच्चों का, क्योंकि परीक्षा पर उनसे चर्चा की है, परीक्षाओं का जो समय आने वाला है उसके लिए उनको पूरी तरह से तैयार किया है, उनमें उत्साहवर्धन किया है, उनको बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे अपने अनुभव उनसे साझा किए हैं। निश्चित रूप से हमारे आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले उनके एग्ज़ाम के लिए ये सब बहुत ही मैं कहूँ कि फ़ायदा होने वाला है। उन सब बच्चों को उसका लाभ मिलने वाला है। उनके जीवन में उत्साह, उमंग और ऊर्जा दोनों ही निश्चित रूप से उनके उद्बोधन से प्राप्त। और अब खबर चमोली जिले की, जहां परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम जिले के अलग अलग स्कूलों में आयोजित की गई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने के मूल मंत्र दिए। वहीं बच्चे भी प्रधानमंत्री से रूबरू होकर के खासे उत्साहित नजर आए। छात्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें परीक्षा के मूल मंत्र बताए हैं, जो निश्चित तौर पर उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। अभिभावक भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होकर के खुश दिखाई दिए। अध्यापकों का कहना है कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम एक सकारात्मक पहल है, जिससे बच्चे तनाव मुक्त होकर के परीक्षा दे सकेंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमारे लिए, हम बच्चों के लिए, हम बच्चों के भविष्य के लिए अपना इतना अमूल्य समय दिया और ये परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम रखाया। बहुत खुशी होती है जब इतने बड़े स्तर पे होने वाला व्यक्ति हम बच्चों के लिए इतना सोचता है, हमारे भविष्य के बारे में इतना सोचता है। उन्होंने हमें बताया कि हमें खुद पर भरोसा रखना है, हमें शांति से अपना पेपर देना है, और जब हम अच्छा भोजन खाएंगे, जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी हम अच्छे से पेपर दे पाएंगे। आज मैंने प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पे चर्चा 2022 का प्रोग्राम देखा। उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमें पॉजिटिविटी के साथ पेपर देना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होकर देना चाहिए और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इधर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के शासन में अफसरों की एसीआर लिखने का अधिकार मंत्रियों को दिए जाने की मुहिम सिर चढ़ने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराज के आग्रह पर अफसरों की एसीआर लिखने का अधिकार देने के लिए मुख्य सचिव को कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। यह कमेटी अन्य राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन करेगी, जहां अफसरों की एसीआर मंत्रियों के माध्यम से लिखी जाती है। लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज लंबे समय से शासन में सचिवों की एसीआर लिखने का अधिकार कैबिनेट मंत्रियों को दिए जाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष को, जिलाधिकारी और ब्लॉक प्रमुख को बीडीओ की एसीआर लिखने का अधिकार देने की पैरवी की जा रही है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिवों को आदेश दिए कि तत्काल एक कमेटी बना करके इस बात का अध्ययन किया जाए और रिपोर्ट भी दी जाए।
उसमें देखेंगे, उसमें अध्ययन करेंगे अन्य राज्यों का भी और पूरे देश का भी किस प्रकार का है और उसके आधार पर इसको निर्णय लेंगे। उसमें देखेंगे, उसमें अध्ययन करेंगे अन्य राज्यों का भी और पूरे देश का भी किस प्रकार का है और उसके आधार पर इसको निर्णय लेंगे। वहीं खटीमा तहसील क्षेत्र में प्रशासन द्वारा गेहूं खरीद को लेकर के अभी सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। खटीमा प्रशासन ने तहसील सभागार में गेहूं क्रय केंद्रीय प्रभारी सहकारी समिति मंडी के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में गेहूं क्रय को लेकर के जहां तहसील अधिकारियों ने तमाम क्रय केंद्र प्रभारियों से जानकारी ली, तो वहीं उन्होंने किसानों की गेहूं की फसल खरीदारी को लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्हें दिए गए। इस मौके पर क्रय केंद्र प्रभारी को बताया गया कि किस तरह पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के बाद गेहूं खरीद प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। इसके साथ ही सभी गेहूं क्रय केंद्रों पर आवश्यक वस्तुओं को और सुविधाओं का पूरा ध्यान रख उनको पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो है आज गेहूं क्रय केंद्र की जो है बैठक की गई है, जिसमें सभी जो है क्रय केंद्र प्रभारियों को बुलाया गया, मंडी जो है और एडी साहब सभी को बुलाया गया, जिसमें वर्तमान में गेहूं की जो खरीद की जानी है वो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही की जानी है। तो कैसे की जानी है, किस तरीके से की जानी है, किसी भी काश्तकार को कोई परेशानी ना हो और वो सब चीज़ें उनको बताई गई हैं। इसके अतिरिक्त सभी जो सामान हैं केंद्र पे, जैसे कि छाया हो, दार हो, पंडाल हो, कुर्सियाँ हों, मेज हों, जो रजिस्टर आदि जितनी भी गाइडलाइन के अनुसार हैं वो सब चीज़ें मौजूद होनी चाहिए और इसी संबंध में सभी को जो है निर्देश दिए। वहीं उत्तराखंड में स्वास्थ्य सचिव और डॉक्टर निधि उनियाल के मामले में सीएम धामी ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने डॉक्टर निधि उनियाल का ट्रांसफर स्थगित करते हुए पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। क्या है पूरा विवाद, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। डॉक्टर निधि मामले पर सीएम धामी सख्त, निधि उनियाल का ट्रांसफर किया स्थगित, सीएम धामी ने गठित की जांच कमेटी। देवभूमि उत्तराखंड में दोबारा सत्ता संभालने के बाद सीएम धामी लगातार एक्शन में हैं और राज्य में लापरवाही पर सीएम धामी कड़े फैसले भी ले रहे हैं। बता दें कि जहां सीएम ने राज्य में छात्रों को फ्री टेबलेट देने का प्लान अधिकारियों की वजह से प्रभावित होने पर एक्शन लिया, वहीं एक अन्य मामले में भी सीएम ने सख्त एक्शन लेते हुए मुख्य सचिव को कड़े निर्देश दिए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर निधि उनियाल विवाद। डॉक्टर निधि ने स्वास्थ्य सचिव की पत्नी पर लगाया आरोप, स्वास्थ्य सचिव की पत्नी पर अभद्रता का लगाया आरोप। डॉक्टर निधि उनियाल ने सीएम को लिखे पत्र में बताया, स्वास्थ्य सचिव की बीमार पत्नी ने इलाज के दौरान अभद्रता की। डॉक्टर निधि उनियाल ने विवाद में अपने ट्रांसफर को भी जोड़ा। मामले में माफी न मांगने पर किया गया अल्मोड़ा ट्रांसफर। पूरे विवाद के बाद डॉक्टर निधि उनियाल ने इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य सचिव ने सभी आरोपों को किया खारिज। तबादले से बचने के लिए आरोप बहानेबाजी, ऐसा स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे का कहना है। बता दें कि राज्य के स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे और डॉक्टर निधि उनियाल मामले में सीएम धामी ने बड़ा फैसला लिया है और डॉक्टर निधि उनियाल का ट्रांसफर स्थगित कर सीएम ने मामले में मुख्य सचिव को जांच कमेटी भी गठित करने का निर्देश दिया है। वहीं इससे पहले सीएम धामी ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को सीएम आवास पर बुलाकर पूरे मामले की जानकारी भी ली थी। सुनिए डॉक्टर निधि उनियाल का बयान। आप अगर ओपीडी से जाते हैं तो काफ़ी सारे मरीज आपके जो हैं वो क्यूड रहते हैं, वेटेड रहते हैं, तो आपको हर्ट होते हैं। पहली चीज़ ये है कि भाई मरीज अस्पताल में ही देखा जा सकता है, घर में जाके आप उसको क्या प्रोवाइड कर देंगे, दवाई, या अगर वो सीरियस है तो इमरजेंसी में आके ट्रीट हो सकता है, और अगर वो इतना सीरियस नहीं है तो ही कैन ऑलवेज कम टू दी ओपीडी एंड शो हिमसेल्फ। तो इस तरीके का कोई रूल तो होना तो नहीं चाहिए, बट हाँ कभी कभी इस तरीके की बातें अमूमन हो जाती है कि ठीक है अधिकारी ने बोला है तो आप चले जाइए। तो हाँ मैंने ये चीज़ बोली थी कि नहीं हम वहाँ जाके नहीं देखेंगे, वो इधर आ सकते हैं तो आ जाएं क्योंकि बाहर भीड़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब 2 या 3 बार हमारे अधिकारी ने बोला कि नहीं आप देख आइए, तो हमने कहा ठीक है, जब हो सकता है इनकी भी कोई मजबूरी है जो हमें भेजा जा रहा है, तो हम अपना चले गए गाड़ी लेके।
नहीं, एक्चुअली कुछ बात सी हो रही थी कि आप सॉरी की बात हो रही है, बहुत खफा हैं, इस तरीके की बातें बोली गई मुझसे। तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी, मैंने सॉरी बोलने से तो मना करा। मेरा लेक्चर था, मैं लेक्चर लेने चली गई और 4 बजे अचानक से मेरे व्हाट्सएप पे मुझे ये कम्युनिकेट कर दिया गया कि अटैचमेंट ऑर्डर्स टू अल्मोड़ा। अटैचमेंट ऑर्डर्स टू अल्मोड़ा। इस पूरे विवाद से दून अस्पताल, दून मेडिकल कॉलेज से लेकर शासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मामले में डॉक्टर निधि को आईएमए और सोशल मीडिया पर लोगों का समर्थन भी मिला है, जबकि डॉक्टर्स का संगठन समर्थन में भी आया है। अभी लेटेस्ट ही मालूम चला है, जैसे न्यूज़ आई है, तो मैं सबसे पहले तो राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने उस ट्रांसफ़र आदेश को निरस्त कर दिया है। और आपकी बात भी ठीक है कि मतलब अगर डॉक्टर निधि उनियाल ने, देखिए सभी को ज्ञात है कि पिछले 1-2 साल में कोविड काल में बहुत काम किया है। इनफैक्ट उनको सम्मान भी दिया गया कोविड वॉरियर का कई मंचों पर। तो इस तरह का उनके साथ एकाएक तो थोड़े से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस तरह ट्रांसफ़र का आदेश दे देना, ये थोड़ा सा उचित कार्रवाई नहीं लगती है शासन की तरफ से। मतलब हो सकता है कि थोड़ा जांच कर ली जाती, सारे फैक्ट्स को चेक कर लिया जाता और उसके बाद कोई जो भी है डिसीजन लिया जाता। इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद जहां सीएम धामी ने पूरे मसले पर सख्त फैसला लिया है, वहीं राज्य में किसी भी लापरवाही और विवाद पर सीएम धामी कड़े एक्शन भी ले रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही फैसला हो पाएगा किसका आरोप सही है और किसका गलत। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। वहीं स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में बड़े बड़े आश्रम के संचालकों द्वारा गंगा किनारे बने घाटों पर रेलिंग लगा करके अवैध कब्जा किया गया। अवैध कब्जे से यात्रियों और पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी अवैध कब्जे को लेकर नेटवर्क 10 पर प्रमुखता से खबर चलाई गई, जिसके बाद अब एक्शन भी लिया गया। दरअसल 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, ऐसे में प्रशासन ने कमर कस ली है। ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला, स्वर्ण में भारी मात्रा में लोग घूमने के लिए आते हैं। इसी को देखते हुए अधिकारियों ने अतिक्रमण को जेसीबी से हटा दिया। वहीं आपको बताते चले कि पिछले साल हमारे चैनल पर यह खबर दिखाई गई थी कि गंगा किनारे लगातार आश्रमों ने बैरिकेड लगाकर कब्जे किए हुए हैं, जिसको आज नगर पंचायत ने तोड़ दिया है। अब इन खाली जगहों पर स्वर्ण आश्रम नगर पंचायत द्वारा क्षेत्र में आने वाले 2 पहिया वाहनों को खड़ा किया जाएगा। आश्रम द्वारा एक अतिक्रमण था जो जालियां लगा के पूरा रास्ता रोक रखा था। देखो आप, डबल रास्ता हो चुका है और यहाँ पर बाइकों की तादाद कोरोना काल के बाद यात्री बहुत बढ़ रहा है, जानकी पुल बन चुका है। तो यहाँ पर नगर पंचायत बाइक पार्किंग बनाएगी जिससे कि पर्यटकों को बहुत सुविधा होगी। अब बाजार की तरफ हम बाइकों को बंद करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि दिन प्रतिदिन यात्री बढ़ रहा है और सरकारी जमीनों पर बैरिकेडिंग करके उसको घेरा गया था। तो समाज हित में, जनहित में इसके लिए पार्किंग के लिए चयनित की गई है जगह, क्योंकि शाम को जो आरती का समय होता है बहुत भीड़ भाड़ का समय रहता है। तो जितने भी टूरिस्ट लोग, ऋषिकेश के लोग, अन्य बाहर से लोग आते हैं, वो अपनी बाइक यहाँ खड़ी करेंगे। इसके बाद वो मार्केट में घूमने जाए, आरती में घूमने जाए। और खबर उत्तराखंड में यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां श्रीनगर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जहां ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण हटाने को लेकर के प्रशासन और नगर निकाय ने संयुक्त अभियान चलाया। इस मौके पर एनएच और फुटपाथ पर किए गए 1 दर्जन से अधिक अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं उप जिलाधिकारी ने बताया कि फिर से अतिक्रमण मिलने पर अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि एनएच प्रशासन और तहसील प्रशासन की तरफ से पक्के अवैध निर्माण को लेकर के सर्वे भी किया जा रहा है। प्रशासन की टीम द्वारा पूर्व में भी सभी को इस बारे में सचेत करा गया था। हमने माइनर टोकन चालान भी काटे थे ताकि सबकी नॉलेज में रहे, लेकिन स्थिति खराब ही होती जा रही है। लगातार अतिक्रमण बढ़ता जा रहा था और अब चूँकि 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो उसके दृष्टिगत हमारे द्वारा अभियान चलाया जा रहा है ताकि सबकी सुविधा रहे, जो भी यात्री आएंगे उनको परेशानियाँ ना हो
और जो लोकल यहाँ पे हमेशा रहते हैं उनको भी सुविधा मिले। सर दूसरा पार्किंग की भी काफ़ी दिक्कतें होती है, 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, तो उस और प्रशासन क्या कुछ करेगा? तो अभी मुख्य सचिव महोदय के द्वारा इस संबंध में पार्किंग के संबंध में हर जिले से हर तहसील से स्थल चिन्हित करने के लिए मांगे गए हैं। हमारे द्वारा भी 3-4 जगह भेजी गई हैं। अब देखिए जहाँ पे भी सर्वे के अनुसार सुरक्षित और अच्छी पार्किंग बन पाएगी तो वहाँ पर। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में अब से पुलिस कर्मियों की छुट्टी के लिए थाने और पुलिस कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे, क्योंकि पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने पुलिस वेलफेयर के तहत नई व्यवस्थाएं शुरू की, जिसके तहत सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज पर पुलिसकर्मियों को छुट्टी मिल जाएगी। उन्होंने सभी जनपद प्रभारियों और सेना नायकों को इस व्यवस्था को लागू करने के हेतु निर्देशित किया है। अशोक कुमार ने बताया कि कभी कभी समय के अभाव के चलते पुलिसकर्मियों का अवकाश समय से स्वीकृत नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इधर पौड़ी की जिला पंचायत हमेशा से अपनी कार्यशैली को लेकर के चर्चाओं में रही है। इस बार भी वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर के जिला पंचायत में फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। यहां एक वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद अगले वित्तीय वर्ष को लेकर के बजट प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो वहीं जिला पंचायत पौड़ी की बजट प्रक्रिया अभी तक शुरू ही नहीं हो पाई है, जिस पर जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने कहा कि जिला पंचायत का बजट प्रस्तुत करने में लापरवाही हुई है, जिससे विकास कार्यों में रुकावटें भी आएगी। तो वहीं जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी तेज सिंह का कहना है कि बजट प्रस्तुत करने में निश्चित रूप से विलंब हुआ है, लेकिन बजट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निर्धारित समय तक जिला पंचायत में बजट प्रस्तुत न किए जाने के कारण अब तक शासन से स्वीकृति लेनी होगी। बजट की एक प्रक्रिया होती है, उसके आधार पर बजट पारित किया जाता है और हमारे ज़िले में बजट को लेकर बहुत लापरवाही हुई है, घोर लापरवाही हुई है। और इसी के चलते मैंने एमए को निर्देशित किया है कि आप तुरंत इस पे कार्रवाई करें, और जिससे हमारे विकास कार्यों में भी रुकावटें आ रही है, दिक्कतें आ रही है। पिछले वर्ष का जो 21-22 का अनुमानित बजट था वो लगभग 44 करोड़ 31 लाख के आसपास था हमारा, और इस साल भी हमारा बजट अब तैयार हो रहा है। ये जल्द ही जो है हम लोग बैठक बुलाएंगे और उसे पास कराएंगे। थोड़ा सा आचार संहिता की वजह से बजट में थोड़ा लेट हुआ है। अब 3 दिन का चूँकि विधानसभा सत्र है, इस वजह से वो हो गया। अभी जल्दी ही हम लोग बैठक बुला रहे हैं उसकी बजट की, और पास कराएंगे उसे। नहीं, बजट तो हमारा प्रोसेस शुरू हो रखी है, सभी हमने अनुभागों से ले लिया है, वो लगभग तैयार होने वाला है 1-2 दिन में वो, और इसके बाद जो है हम लोग बैठक उसमें रखेंगे जिला पंचायत के बोर्ड में। तो इस वर्ष का कितने करोड़ का बजट जा रहा है आपका? अभी तैयार हो रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बताने में, लेकिन जो पिछले वर्ष का था उससे थोड़ा सा बढ़ के ही आएगा बजट। ब्रेक के बाद एक बार और चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां ऋषिकेश में कोरोना काल में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए डीआरडीओ की मदद से एडीपीएल में एक 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया गया, जिसमें लगभग 100 से अधिक डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ऋषिकेश एम्स की तरफ से तैनात किए गए। वहीं अस्पताल को चलाने की जिम्मेदारी ऋषिकेश एम्स को दी गई थी। वहीं अचानक सभी को नोटिस मिला कि 1 अप्रैल से आप लोगों की सेवाएं समाप्त की जाती हैं। यहां तक कि 5 दिन पहले अस्पताल की बिजली भी काट दी गई और तपती गर्मी में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर मरीजों का इलाज करते रहे। इस मामले में अपने ऊपर हुए अत्याचार को लेकर के ऋषिकेश एडीपीएल क्षेत्र में डीआरडीओ की तरफ से बनाए गए अस्पताल में तैनात नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स ने त्रिवेणी घाट पहुंच करके पूरे शहर में रैली निकाल करके लोगों को समर्थन मांगा। इस दौरान नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स ने उप जिला अधिकारी की कार्यालय में एक ज्ञापन भी दिया। मेरा नाम अल्पना है, मैं डीआरडीओ में 10 महीने से काम कर रही हूँ। जो एम्स ने हमें रिक्रूट किया था जुलाई में 2021, जुलाई 2021 में इन्होंने हमें रिक्रूट किया। अभी एक दिन पहले ही 31 मार्च को हमारा लेटर आया कि हमें यहाँ से निकाला जा रहा है, कि हमारी सेवाएं सारी बंद की जा रही हैं। और उससे 5 दिन पहले से इन्होंने बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया। हम धूप में और उस टेंट में ड्यूटी कर रहे थे लास्ट 5 दिनों से, और वहाँ पर हमें कोई भी देखने नहीं आया, कोई मिलने भी नहीं आया। तो मुझे केंद्र सरकार, राज्य सरकार से ये पूछना है कि बिना 1 दिन पहले नोटिस देने का मतलब क्या है, और अब हम यहाँ पर नौकरी छोड़ रहे हैं, नौकरी से निकाल रहे हैं, तो आगे हम क्या करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर कोविड का जो केयर सेंटर चल रहा था राज्य सरकार के निर्देश से और एम्स प्रशासन द्वारा, लेकिन एम्स प्रशासन ने अभी 25 तारीख से हम लोगों की सारी बिजली वगैरह सारी काट दी है।
और क्या है कि हमारी जो एक दिन पहले हमको प्रायर नोटिस आता है कि कल से आपकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 10 महीनों से हम अपनी यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। जिस टाइम पे लोगों की चिंताओं को आग देने के लिए उनके घर वाले भी साथ नहीं थे, उस टाइम पे हम लोगों ने अपना कार्य किया। उस टाइम पे हम लोगों ने इतना संघर्ष किया, हम अपनी फैमिली छोड़कर इतनी दूर से आए हैं, पूरे तन मन धन से अपनी सेवाएं दी हैं यहाँ पे, लेकिन आज हमारी नौकरी पे यहाँ जा रही है। सर, ह्यूमन राइट्स का भी यहाँ पे उल्लंघना कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब विद इन 1 मंथ पहले तो एटलीस्ट हमें नोटिस आना चाहिए था। कल मतलब 24 आवर्स पहले भी हमें नोटिस नहीं दिया गया कि आप लोगों को निकाल रहे हैं। वहीं कपकोट विधानसभा से विधायक सुरेश गडिया ने सरकार से कपकोट विधानसभा में छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था करने के लिए सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि ककोट विधानसभा के जनजाति समुदाय के लोगों को लगभग 12 किलोमीटर दूर स्कूल जाना होता है, जिससे छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास से सरकार से छात्रावास की मांग की है। वहीं उत्तराखंड के खटीमा जिले में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस नेतृत्व के आह्वान पर खटीमा मुख्य चौक पर लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। खटीमा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बॉबी राठौर और नगर अध्यक्ष रवीश भटनागर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं लगातार गैस, तेल और खाद्य सामग्री के बढ़ते दामों को लेकर के राज्य और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। मीडिया से बात करते हुए खटीमा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बॉबी राठौर ने कहा कि लगातार देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई की मार से आम जनता परेशान है, जहां लगातार पेट्रोलियम पदार्थ और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं खाने के तेल समेत अन्य खाद्य सामग्री के बढ़ते दामों से आम महिलाओं की रसोई का बजट भी बिगड़ चुका है। पूरे प्रदेश में, देश में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के आह्वान में हम लोगों ने पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चलाया है, जिसको लेकर आज खटीमा ब्लॉक में भी ये कार्यक्रम हुआ है। जिस प्रकार से आज देखिए, आज 1 अप्रैल है और आज ही की जो सुर्खियाँ थी उसमें ये बिजली के और जो पानी पीने का पानी है उसके रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। गैस के दाम में देखिए बेतहाशा वृद्धि हो रही है, पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही है। जो महिलाओं की रसोई है वो रसोई महंगी होती जा रही है, उनकी पकड़ से दूर होती जाती है। रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं, जो रोज अपने जो काम में आने वाली चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें जो है आम लोगों के पकड़ से बाहर होती जा रही है। चाहे वो गरीबों का मामला हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय का मामला हो, दोनों जो परिवार है वो बहुत बुरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं और जो गरीब परिवार है वो त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मस्त है। और इधर हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस साल 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। हर साल हजारों की संख्या में भक्त हेमकुंड साहिब के दर्शन करने आते हैं। इससे पहले रविवार को सेना की टीम ने भी हेमकुंड साहिब पहुंच करके वहां के हालातों पर जायजा लिया था। फिलहाल वहां पर 10 फीट से अधिक बर्फ जमी हुई है, पर इसी बीच हेमकुंड साहिब की कपाट खोलने की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद से अब इसे लेकर के तैयारियां भी जोरों पर है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक सरदार सेवा सिंह का कहना है कि वर्तमान समय में हेमकुंड यात्रा मार्ग पर अटला कोटी हिमकंड 100 मीटर लंबा और 25 फीट ऊंचा है। यहां से हेमकुंड तक 3 किलोमीटर क्षेत्र में 5 से 10 फीट बर्फ जमी हुई है। उन्होंने कहा कि श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा की तैयारियों को लेकर के भारतीय सेना की 418 स्वतंत्र इंजीनियरिंग के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल RS पुंडीर ने निर्देश दिया था, जिसके तहत सूबेदार मेजर नेकचंद के नेतृत्व में 5 सदस्यीय दल श्री हेमकुंड साहिब का जायजा लेकर वापस लौटे हैं। इधर चंपावत जनपद के टकनपुर में हाईवे पर हाथियों के झुंड की लगातार आवाजाही से मानव वन्य जीव संघर्ष का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि उत्तर भारत के प्रसिद्ध माता पूर्णगिरी धाम का मेला शुरू होने से माता के भक्त प्रतिदिन हजारों की संख्या में टकनपुर पहुंच रहे हैं, जिस कारण तीर्थयात्री दिन रात माता पूर्णगिरी धाम को जा रहे हैं और हाथियों के हाईवे पर आने के कारण बड़ी दुर्घटना का संभावना भी बढ़ गई है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि माता पूर्णगिरी धाम को जाने का जो रास्ता है वह हाथी कॉरिडोर में आता है, जिस कारण इस रास्ते पर हाथियों का आवागमन बना रहता है। वर्तमान समय में कुछ दिनों से हाथियों का झुंड इस क्षेत्र में आया हुआ है, जिसके चलते वन विभाग की तरफ से मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए कई टीमें गठित की गई है, जो दिन में और रात्रि में लगातार गश्त कर रही है।
जो हमारा मार्ग है, हाथी कॉरिडोर का मार्ग है, पूरा यहाँ से कॉलोनिया से लेके घूम तक हाथी कॉरिडोर के अंतर्गत ये आता है। और आजकल क्योंकि हाथी का मूवमेंट ज़्यादा है और उसके लिए विभाग द्वारा पूर्णागिरी मेले को देखते हुए टीम में गठित करके रात्रि में गश्त हेतु लगातार टीम गश्त कर रही है यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर। बाकी पूर्णागिरी रोड पे विभाग द्वारा यहाँ से लेके गंडाखाली से आगे तक सोलर फेंसिंग की गई है ताकि हाथी का मूवमेंट गांव की ओर या रोड पे ना हो, उसके सुरक्षा के मद्देनजर उसको भी दुरुस्त किया गया है। इन्हीं खबरों के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।